गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 41 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बच्चों, आज साल का आखिरी दिन है, कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों के लिए खूब खुशियाँ लेके आए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और जल्दी से 9th क्लास में आ जाएं, है ना। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये चैप्टर नंबर 5 है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर। ठीक है, यानी कि हमने अभी देखिए जाना कि फैक्ट्रीज़ हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है, किस तरह से फैक्ट्रीज़ को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, किस तरह से फैक्ट्रीज़ की वजह से हम लोग को जॉब वैकेंसीज़ वगैरह मिलती हैं, है ना। बहुत अच्छी चीज़ें हमने देखी फैक्ट्रीज़ के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। लेकिन एक इसकी खामी भी है, यानी एक इसकी बुराई भी है। क्या कि इससे डिज़ास्टर्स आते हैं, विपदाएँ आती हैं, है ना। कैसे आती हैं, चलिए पढ़ते हैं। इन इंडस्ट्रीज़, अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, फैक्ट्रीज़ की, एक्सीडेंट एंड डिज़ास्टर मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हैज़र्ड्स मटेरियल। कहते हैं कि आपकी फैक्ट्रीज़ में जो एक्सीडेंट्स होते हैं या जो डिज़ास्टर्स आते हैं उसका मेन कारण यही होता है, या तो टेक्निकल फेलियर हो जाए, यानी कि जो मशीन है या उसमें कुछ तरह की मतलब टेक्निकल इशू आ जाए, टेक्निकली ख़राबी हो जाए, ठीक है। या फिर जो दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भाई जो डेंजरस चीज़ें हैं, है ना, वो किसी ऐसे इंसान के हाथ में चली जाएं जो उसको अच्छे से टेक केयर ना कर पाए। ठीक, बोलते हैं वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ऑफ द ऑल टाइम ऑस्कर्ड इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड 30 AM। कहते हैं अभी तक की सबसे बड़ी जो त्रस्तता है, सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर है, औद्योगिक डिज़ास्टर, वो भोपाल में आया था 3 दिसंबर को 1984 में। ठीक है, तो बोलते हैं इट वॉज अ टेक्निकल एक्सीडेंट, ये एक टेक्नोलॉजिकली एक्सीडेंट था, इन विच हाईली पॉइजन मिथेल ISO साइनेट यानी MIC जिसे हम बोलते हैं गैस लॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनेट एंड रिएक्शन प्रोडक्ट लीक्ड आउट द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कैम्ब्रिज। यूनियन कैम्ब्रिज की एक इंडस्ट्री थी जिसके अंदर आपके पेस्टिसाइड बनाए जाते थे। पेस्टिसाइड समझते हैं आप, कीटनाशक दवाइयाँ, है ना। तो उसमें कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती थी और सडनली क्या होता है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि वो कीटनाशक दवाइयों में जो है उसके अंदर जो गैसेस पाई जाती हैं वो सब रिलीज़ हो गई, लीक हो गई, और लीक होने के साथ हाइड्रोजन की जो गैसेस वहाँ पे और जो रिएक्टिव गैसेस थी उनके साथ उन्होंने रिएक्शन करा और बहुत बड़ा क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ, है ना। बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम सामने आई। क्या हुआ, द फाइनेंशियली डेथ, इसमें बहुत सारे ऑफिशियली जो डेथ हुई है, टोल्स वगैरह हम बताएं तो 3598 इन 1898 सॉरी 1989। अगर हम इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कितने 3598 लोग मरे थे, और थाउजेंड्स यानी हज़ारों हु सर्व्ड स्टिल सफ़र, यानी कि जो इसके बावजूद बच गए, है ना, फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यूनी सिस्टम, है ना, गैस्ट्रोइंग डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। अब क्या हुआ कि वो ज़िंदगी तो उन्हें मिल गई, बच तो वो गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है ना वो मौत से बदतर हो गई। क्यों? क्योंकि कोई अंधे हो गए, कोई बहरे हो गए, है ना, किसी को जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली बात होती है, हज़म करना, खाना पीना, वो नहीं कर पाए, है ना। और जो गैस से होने वाली तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, सुन ना पाना, सही से देख ना पाना, स्किन इन्फेक्शंस हो जाना, तो वो तमाम तरह की उन्हें बीमारियां हो गई हैं और आज भी वो लोग इस तरह से पीड़ित हैं। ठीक है, अब बोलते हैं इन अनदर इंसिडेंट, अगर हम इसके अलावा एक और इंसिडेंट की बात करें तो वो 23 दिसंबर 2005 में हुआ था, ड्यू टू गैस वेल ब्रो आउट इन द गोकोया चिंगचोंग चाइना। ठीक है, ये आपके चिंगचोंग चाइना में 2005 में 23 दिसंबर को एक गैस रिलीज़ हो गई थी, गैस लीक्ड हो गई थी, जो जिसमें 243 लोग मरे थे और 9000 वर इंजर्ड, 9000 इंजर्ड थे एंड 64,000 वर इक्विलेटेड, यानी उन लोगों को वहाँ से माइग्रेन किया गया, वहाँ से निकाला गया जो इसकी
कहते हैं ना इसके घेरे में आए थे। ठीक है, मैनी पीपल डाई, बहुत सारे लोग मर गए, बिकॉज दे वर अनएबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोशन, यानी कि वो बहुत सारे लोग ऐसे बेचारे मर गए जो हादसा होने के बाद भाग नहीं पाए, है ना। अनएबल टू रन, भागने में वो सक्षम नहीं रहे। दूज हु कुड नॉट एस्केप इन द टाइम सफर बर्न देयर आइज, यानी कि वो लोग जो उस वक्त तक मतलब बच गए, मरे नहीं, तो उनको क्या हो गया, उनकी आंखें जल गई हैं, स्किन खराब हो गई है, जो चमड़ी होती है, खाल होती है, या लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आपका गोवा कोई में, चाइना में। ठीक है, अब बोलते हैं रिस्क रिडक्शन मेजरमेंट, यानी कि हम किस तरह से जो आपदा में होने वाले रिस्क हैं उनको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज डिनाई पॉपुलेटेड रेजिडेंस एरिया शुड बी सेपरेट फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि आपको क्या करना है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है और जो आपका पॉपुलेटेड एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया है उसको अलग अलग रखना है ना। यानी जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ बीचों बीच आपको फैक्ट्री नहीं लगानी है, आपको फैक्ट्री रिहायशी एरिया से अलग लगानी चाहिए। इसके बाद पीपल स्टे इन देयर वेनिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल should be aware of the storage of toxin or hazard substance and their possible effect in case of इफ़ एन एक्सीडेंट ऑस्कर, यानी कि कहते हैं यदि मान लीजिए ऐसा संभव नहीं है कि आप रिहायशी इलाकों से हट के फैक्ट्री लगाएं, तो आपको मजबूरी में रिहायशी एरिया में लगाना पड़ेगी। चलिए, तो आपने लगा ली, इट्स ओके, लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसी फैक्ट्री लगाई है तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, वहाँ रहने वाले लोगों को इस चीज़ का अवेयर कराना है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें हैं और आपको इस चीज़ से परेशानी हो सकती है। ठीक है, फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये तो खैर आजकल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो भी गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी अब तो दिखाते हैं कि जैसे फायर अलार्म लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं या फिर जो आपकी फैक्ट्रीज़ होती है उसमें फ़ायर अलार्म लगाते हैं, है ना, कि अगर ज़रा सा भी कहीं धुआं निकलता है, कहीं पे भी चिंगारी होती है तो फायर अलार्म बजने लगता है ना। उसके बाद बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टेक्सटाइल सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड, यानी कि जो आपके टेक्सटाइल सब्सटेंस है, जो इस तरह के सब्सटेंस हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी आपको क्या करना है, कैपेबिलिटी जो उसकी कैपेसिटी है उसको एक लिमिटेड वे में रखना है। ये नहीं है कि आप उसमें कितने भी भर दे ला के, है ना, एक लिमिटेड वे में रखना है। और उसके बाद बोलते हैं पॉल्यूशन डिस्ट्रप्शन, यानी कि जो पॉल्यूशन करने वाली क्वालिटीज़ है इंडस्ट्रियल शुड बी इम्प्रूव्ड, है ना, यानी वो चीज़ें जो पॉल्यूशन को कम करती हैं उसको आपको क्या करना है, रोकना है, बचाना है कि भाई इससे पॉल्यूशन ना हो। अब उम्मीद करती हूँ वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मेन रीज़न क्या होता है। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रीज़ में जो इंसिडेंट्स होते हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं या डिज़ास्टर्स आते हैं मेनली ऑस्कर ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर और इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द हैजार्डियस मटेरियल्स। कहते हैं कि इसमें डिज़ास्टर या एक्सीडेंट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि या तो टेक्निकली कोई फेलियर हो जाए, कोई इशू हो जाए, है ना, या फिर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं या हार्मफुल हैं वो किसी इररिस्पॉन्सिबल पर्सनों के हाथ में चली जाए जिससे वो उसका सही से यूज़ ना करें। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन लिखा है आपका व्हाट वाज द मेन रीज़न ऑफ द इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑकर इन भोपाल 1984, यानी कि 1984 में जो भोपाल में गैस रिश्ता हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था, बताइए। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं आसानी से, इट वॉज अ टेक्निकली, ये आपके टेक्नोलॉजिकली एक्सीडेंट था जिसमें क्या हुआ था कि जो पॉल्यूशन वाली गैस है, जहरीली गैस है, मीथेन, है ना, आइसोकेनेट, ये जो मीथेन वाली गैस थी ये क्या हुई थी अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन सिलेंडर्स एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कैम्ब्रिज। ठीक है, यूनियन कैम्ब्रिज की एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी, कीटनाशक दवाई बनाने वाली, उसमें जो ये गैस का रिसाव हुआ था, जहरीली गैसें थी ये,
जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। इनफैक्ट आज भी वहाँ का माहौल बहुत मतलब ऐसी है, दर्दनाक है ना। लास्ट क्वेश्चन ये आपको लिखा है, राइट योर ओन व्यूज ऑफ द मेथड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के जो मेथड्स है उस पर अपने ओवरव्यू आपको देने हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। लास्टली अब आपका ये आंसर है, इसको आप कर लेंगे। इसमें आपको पूछे गए हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो हमें कौन कौन से वे, कौन कौन से तरीक़े अपनाने चाहिए। तो ये सब मैं आपको डिस्कस करके आ चुकी हूँ, इसे आप लोग लिख लेंगे। और वीडियो को अब सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी 3 को लिख सकते हैं, किसी भी 2 को लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बेटा, एग्ज़ाम टाइम का कुछ नहीं पता कि आपसे 2 पूछे कि आपसे 5 पूछ ले, है ना। तो इसलिए कॉपी पे सारे लिखिए, याद करते टाइम वो याद कीजिए जो आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक, चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।